क्योंकि मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैकग्राउंड से हूं। जब सिस्टम के अंदर प्रीलोड की रिक्वायरमेंट होगी तो डिसेबल करने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल होंगे कि नहीं होंगे। आप उस नन्ही सी जान की परवाह करिए जो जिसने इस संसार में आंख भी नहीं खोली और आपके आंकड़ों में भी उसकी आंख नहीं खुल रही। भारत माता सबकी थी, भारत माता सबकी है, भारत माता सबकी रहेगी, इसीलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर ये 2014 से पहले ये 13 जोड़ी ट्रेन चल रही थी। अब आपकी सरकार के कार्यकाल में आप बढ़ाने की बजाय कम हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था अनर्थ व्यवस्था की तरफ बढ़ गई है। हरियाणा में इतनी जो टोल प्लाजा की संख्या देश में सबसे ज्यादा और सबसे कलेक्शन भी हरियाणा से ज्यादा हो रहा है। वोटा था प्रदेश हरियाणा, देश में सबसे ज्यादा टोल की वसूली हरियाणा से हो रही है। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में जीना भी सेहत के लिए हानिकारक है। महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गरीब आदमी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कॉमनवेल्थ गेम्स हरियाणा में हो, हरियाणा में हो, ओलंपिक गेम्स हरियाणा में हो, हरियाणा में हो। दूरसंचार सेवाओं में एक सरकार का संचार सारथी ऐप को प्रीलोड की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश कल देश के सामने आया है। उसके बाद मंत्री महोदय ने उस पर स्पष्टीकरण कुछ दिया है कि वो ऐप प्रीलोड किया जाएगा, लेकिन बाद में आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। वो चॉइस यूजर्स को देने की आपका एक स्पष्टीकरण आया। क्योंकि मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैकग्राउंड से हूं। जब सिस्टम के अंदर प्रीलोड की रिक्वायरमेंट होगी तो डिसेबल करने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल होंगे कि नहीं होंगे, किसी यूजर्स को ये बात पता नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अधिकार है निजता का, उस पर कोई बड़ा प्रहार तो नहीं है। कहीं ये जो स्नूपिंग के प्रश्न उठ रहे हैं पूरे देश में, इसको लेकर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट से, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट से, उनको लेकर मंत्री महोदय क्या कुछ कहना चाहेंगे? फीमेल फिटिसाइड से संबंधित ये विषय मैंने उठाया है, लेकिन सरकार का जो जवाब है उसमें ये साबित हो गया सरकार पूरी डिनायल में। सरकार ने जवाब में दिया है कि सेक्स रेशो पिछले 4-5 साल में घटी नहीं है। ये असत्य है। सरकार ने हरियाणा सरकार से ये आंकड़े नहीं लिए। आपके जो अधिकारी हैं मंत्री जी, उनको आपको दंडित करने की आवश्यकता है। ये हरियाणा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े देखिए। 2019 में जहां प्रति 1000 बेटों पर 922 बेटियों का जन्म हुआ, वहां 2023-24 में ये संख्या घटकर सर 906 रह गई। ये हरियाणा सरकार के आंकड़े, आपके अधिकारियों ने बताया कि डिप ही नहीं हुआ। ये हमारी दिशा मीटिंग में हम हर साल रिव्यू लेते हैं। ये मेरे खुद के जिले का आंकड़ा जिला अधिकारी ने दिया है। रोहतक जिले में 2025 में ये आंकड़ा 814 पे रह गया। पिछले 10 साल में 2011 से लेकर 2019 तक लिंग अनुपात में काफी संतुष्टिपूर्ण सुधार हुआ था हरियाणा के अंदर। लेकिन हरियाणा सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 4-5 साल में दोबारा डिप आ गई। ये देखिए अखबार की रिपोर्ट, हरियाणा सेक्स रेशियो एट बर्थ हिट्स 8-year लो। माननीय सदस्य 910। सर ये हरियाणा सरकार के ही आंकड़े मैं बता रहा हूँ। माननीय मंत्री जी बहरहाल पहले समस्या को समझे कि पिछले 4 साल में ड्रॉप हुआ है। पहले आपका संतुष्टिपूर्ण सुधार था और क्यों ड्रॉप हुआ है उसको उसकी सुध लेके उसका समाधान करें। 3 मामले में आपके विषय में लाना चाहूँगा आपकी जानकारी में। एक तो सर ओवर द काउंटर अबॉर्शन ड्रग्स आज जो अवेलेबल है, अबॉर्शन किट्स जो अवेलेबल हैं, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। लोग ले रहे हैं और इसका नुकसान हो रहा है। दूसरा IVF जो सेंटर बने हैं सर, IVF सेंटर्स में बहुत ज़्यादा संख्या में मेल चाइल्ड का जन्म हो रहा है IVF सेंटर्स के माध्यम से। उनको किस तरीके से आप निमंत्रण मिले? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सर, ये जो कह रहे हैं हरियाणा सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, मैं इसमें राजनीतिक विषय नहीं है, ये राजनीतिक विषय बना रहे हैं। पिछले महीने हरियाणा में 1500 अबॉर्शन सेंटर्स में से 300 अबॉर्शन सेंटर्स बंद किए गए। यानी कि कितना बड़ा
हेल्थ ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स के मिली भगत करके चल रहा है। जब ह्यू एंड क्राई मची मीडिया में कि हरियाणा में सेक्स अनुपात इतना डाउन गया, डिप गया 4 साल में, उस ह्यू एंड क्राई के बाद 1500 में से 300 अबॉर्शन सेंटर्स बंद हुए। आप अंदाजा लगाएं, इनमें से ज्यादातर वॉलेंट्री बंद हो गए। जब ये यानी कि ये पहले कितना क्या कांड हो रहा होगा, क्या स्कैम हो रहा होगा, आप उस नन्ही सी जान की परवाह करिए जो जिसने इस संसार में आंख भी नहीं खोली, और आपके आंकड़ों में भी उसकी आंख नहीं खुल रही। हरियाणा सरकार तो सच स्वीकार कर रहा है, लेकिन आप भी सच स्वीकार। वंदे मातरम उस महान राष्ट्रीय आंदोलन का उद्घोष है जिस आंदोलन में धर्म, जाति और प्रांत की सीमाओं को लांघकर जिस गीत ने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। भारतीय राष्ट्रवाद, आजादी की लड़ाई और भारतीयता के आध्यात्मिक इतिहास में वंदे मातरम का स्थान अद्वितीय है। आज भी जब हम ये गीत गाते हैं तो इस गीत के एक एक अक्षर में हमें देश की मिट्टी की सुगंध आती है। हमें इस गीत के एक एक अक्षर में लाखों शहीदों की तस्वीर दिखाई देती है। इस गीत के एक एक अक्षर में स्वतंत्रता संग्राम की आवाज सुनाई देती है। और इस गीत के एक एक अक्षर में आजाद भारत के पिछले 75 साल की गौरव गाथा की गूंज भी सुनाई देती है। और भारतवर्ष के स्वर्णिम भविष्य के सपने भी संजोए जाते हैं। देश की आजादी में असंख्य लोगों ने वंदे मातरम बोलते बोलते अपने प्राणों की आहुति दी। असंख्य लोगों ने अंग्रेजों की यातनाएं सही, जेल के दर्शन किए। मुझे भी गर्व है अध्यक्ष महोदय इस बात पर कि मैं एक ऐसे परिवार से हूं जिसकी 2 पीढ़ियों ने उस आजादी के आंदोलन में कुर्बानियां दी। मेरे परदादा जी को अंग्रेज ने काले पानी की सजा सुनाई तो मेरे खुद के दादाजी 8 साल तक ब्रिटानिया हुकूमत की काली कोठड़ी और जेलों में रहे, जिनमें से 4 साल उनको सजा वंदे मातरम के गायन के बाद हुई। और उन्होंने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उस आत्मकथा का नाम, चौधरी रणबीर सिंह जी की आत्मकथा का नाम सॉन्ग ऑफ फ्रीडम वंदे मातरम के नाम से उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। ये भाव था, वो मातृभक्ति क्या जो राजनीति में अपनी मां को घसीटे। आज मैं देखता हूं तो दुख होता है जब मातृभक्ति की आड़ में वोट भक्ति की लालच दिखाई देती है। आज मैं देखता हूं तो दुख होता है जब राष्ट्रवाद को वोटवाद के लिए प्रयोग करने के प्रयास होते हैं। मातृभक्ति पवित्र होनी चाहिए। अपनी राजनीतिक शक्ति बटोरने के लिए मातृभक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कुछ लोग वंदे मातरम से ज्यादा वंदे मातरम का उच्चारण वंदे वोटरम के लिए करते हैं और कर रहे हैं। वंदे मातरम इसीलिए कोई चाहे ना चाहे इस देश को आगे लेके जाने में सबका योगदान था, सबका योगदान है और सबका योगदान रहेगा। भारत माता सबकी थी, भारत माता सबकी है, भारत माता सबकी रहेगी। इसीलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर कुल 13 जोड़ी लोकल पैसेंजर ट्रेन नियमित रूप से कोविड से पहले चल रही थी, लेकिन कोविड के बाद इनमें से 5 बंद कर दी गई, जिनमें से 3 स्थायी रूप से बंद हो गई और 2 एक्सप्रेस ट्रेन में कन्वर्ट हो गई हैं, जिसके कारण बहुत से जो स्टेशन है कलावड़, अस्तलबोर, जो बीच के सारे स्टेशन हैं, उनके यात्रियों दैनिक यात्रियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी आग्रह है, ये 2014 से पहले ये 13 जोड़ी ट्रेन चल रही थी, अब आपकी सरकार के कार्यकाल में आप बढ़ाने की बजाय कम हो गई है। मंत्री महोदय इसका संज्ञान लेकर इनको दोबारा से शुरू कराएं। हरियाणा में जल भराव और बाढ़ की वजह से किसान को हुए व्यापक नुकसान और उसकी भरपाई की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली को बाढ़ग्रस्त घोषित किया। सर, हरियाणा में बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया। इस वजह से केंद्र सरकार की तरफ से राहत नहीं मिली और हरियाणा के लगभग सर 31 लाख एकड़ में 5.5 लाख किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल में अपने नुकसान की भरपाई का आवेदन किया, जिसमें से हरियाणा सरकार ने केवल 53,000 किसानों को 116 करोड़ की राहत दी है, जो बहुत कम है। हरियाणा को बाढ़ग्रस्त में लिया जाए, मुआवजा दिया जाए जैसे बाकी प्रदेशों में है। मैं 8 रिकॉर्ड बताना चाहता हूं जो आपकी अर्थव्यवस्था की मौजूदा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करेंगे। पहला रिकॉर्ड आपका बना है, हमारी मुद्रा करेंसी सबसे निम्न स्तर पे पहुंची है। व्यापार का घाटा 41.7 बिलियन डॉलर, ये रिकॉर्ड 78 साल का आपने दूसरा बनाने का कार्य किया। तीसरा रिकॉर्ड आपने बनाया है इनइक्वालिटी में, गरीब और अमीर के बीच में अंतर में। चौथा रिकॉर्ड जिसको मैं कहूंगा, पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ राइट ऑफ हो गया। इसमें कॉर्पोरेट का राइट ऑफ, किसान का सब जानते हैं।
पांचवा रिकॉर्ड, हमारी देश की अर्थव्यवस्था में इतनी मोनोपोलीज और इतनी डियोपोलीज प्राइवेट सेक्टर को कभी नहीं मिली जितनी आपकी सरकार में। छठा रिकॉर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट पैटर्न, लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से वापस कृषि क्षेत्र के अंदर जो जा रहे हैं। सातवां रिकॉर्ड, डेट, टोटल डेट हमारे देश में 82% जीडीपी का डेट है। और आठवां रिकॉर्ड, प्रदूषण। मैं समझता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति वो उसी तरह की है कि कोई नौसिखिया मैकेनिक या मिस्त्री अगर कोई मोटर खोल दे मगर मोटर खोलने के बाद उसे बांधना ना आए, वो स्थिति आज अर्थव्यवस्था की दिखाई दे रही है। देश की अर्थव्यवस्था अनर्थ व्यवस्था की तरफ बढ़ गई है, ये वित्त मंत्री जी हमारा मानना है। सर, ये हरियाणा के हाईवे से संबंधित प्रश्न है। 4 दिसंबर को मंत्री जी ने एक और अन्य जो प्रश्न मैंने पूछा था उसके जवाब में मैंने जानकारी चाही थी कि किस प्रदेश में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे और कितने टोल प्लाजा हैं। उसमें ये पाया गया कि बहुत से ऐसे प्रदेश जो हरियाणा से 3 गुना 4 गुना साइज़ में हैं, लेकिन टोल प्लाजा हरियाणा में ज़्यादा हैं। हरियाणा में 75 टोल प्लाजा हैं, जहाँ तक कर्नाटक है वहाँ 60 है, गुजरात में 62 टोल प्लाजा हैं। और हर कितने किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है एनएच नेशनल हाईवे में, उसमें ये पाया गया कि देश में सबसे ज़्यादा टोल प्लाजा की कंसंट्रेशन हरियाणा में हर 45 किलोमीटर पे एक एनएच नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा है। देश में 2 ही प्रदेश हैं जो 100 किलोमीटर से कम की औसत बढ़ती है। एक सर आपका राजस्थान है जहां हर 62 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, हरियाणा में 45 किलोमीटर। यही आंकड़ा जहां तक महाराष्ट्र है वहां 188 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, गुजरात में 142 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, और यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी उत्तराखंड में 500 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है। तो हरियाणा में इतनी जो टोल प्लाजा की संख्या देश में सबसे ज़्यादा, और सबसे कलेक्शन भी हरियाणा से ज़्यादा हो रहा है। वो भी आपने जवाब दिया था कि प्रतिवर्ष कितना कलेक्शन किस प्रदेश से आ रहा है। छोटा सा प्रदेश हरियाणा, देश में सबसे ज़्यादा टोल की वसूली हरियाणा से हो रही है। तो इसको एक रैशनलाइज करके किस प्रकार से सरकार देखना चाहेगी आने वाले समय में।